हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में जो आने वाला यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उत्तर प्रदेश के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसका डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। और ये है आपका पार्ट 3 वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश और उसके इम्पोर्टेंट मूवमेंट। उत्तर प्रदेश में नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, हम उनके बारे में स्पेसिफिकली उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। बनारस सेशन ऑफ 1905। कांग्रेस के अलग अलग कांग्रेस जो है 1885 में बनता है, और हर साल अलग अलग जगहों पे उसके सेशन होते हैं जहां पे उसकी पॉलिसीज डिसाइड होती हैं और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कैसा एक्शन लेना है उसके बारे में बात होती थी। तो ऐसा ही एक सेशन हुआ था 1905 में। इसका बैकग्राउंड था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था ये? 1905 में, इसी साल में हुआ था पार्टीशन। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों ने एजिटेशन किया, एंड उसी से रिलेटेड कांग्रेस की क्या आगे स्टेप्स होने चाहिए वो बनारस में देखा जाने लगा। तो इसके अक्सर कांग्रेस की जो सेशंस होते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दो तरीके के सवाल आते हैं कि कब हुआ, और उससे उसके अलावा डिटेल्स पूछे जाते हैं, फैक्चुअल डिटेल्स की कब हुआ और किसने प्रिसाइड किया। दूसरे तरीके के सवाल आते हैं कौन से सेशन में क्या कदम उठाया गया। तो हम दोनों चीजें देखेंगे। ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने इसको प्रिसाइड किया था? कौन प्रेसिडेंट था 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद दूसरी चीज होती है, ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने अक्सर ये दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के काफी डिफरेंट ग्रुप्स होते थे, उनकी आइडियोलॉजीज काफी अलग थी। भले ही उनके ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं सिमिलर थे, लेकिन उनके आइडियोलॉजी, उनकी मान्यता और उनके काम करने का ढंग, उनके उनके जो सपोर्टर्स थे वो काफी अलग अलग थे, और दोनों की आइडियाज जो है आपस में बहुत ज्यादा मैच नहीं होते थे। तो बनारस सेशन में कांग्रेस का जो मॉडरेट ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उनके बीच में डिफरेंसेस जो थे वो सामने आए, और उनके बीच में पार्टीशन को लेके जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट वाला जो मूवमेंट चलना था उससे संबंधित कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आए। मॉडरेट्स को कुछ और लगता था, कुछ और तरीके से करना चाहिए, और एक्सट्रीमिस्ट को कुछ और लगता था। मॉडरेट्स चाहते थे कि जो आपका स्वदेशी एंड जो पार्टीशन पे लोग चाहते थे स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट करना, मॉडरेट्स चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है बंगाल, क्योंकि बंगाल ही पार्टीशन हुआ है तो ये सिर्फ बंगाल तक सीमित रहना चाहिए मूवमेंट, और हम सिर्फ जो बाहरी गुड्स हैं उनका ही सिर्फ बॉयकॉट करना चाहिए। जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है बंगाल के बाहर भी इसे ले जाया जाए और इसे ऑल इंडिया मूवमेंट बनाया जाए। और एक्सट्रीमिस्ट ये भी चाहते थे कि हाँ, हम बॉयकॉट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ फॉरेन गुड का नहीं, और बाकी हर चीज का बॉयकॉट करना चाहते हैं। जितने भी तरीके के एसोसिएशन होते हैं आपके, जैसे कि आपके कोर्ट्स हो गए, आपके सिविल सर्विसेज हो गई, या कुछ भी सरकार से रिलेटेड कोई भी एसोसिएशन हुआ उसे बॉयकॉट करेंगे ताकि सरकार ना चल पाए। और दोनों को एक दूसरे की जो स्टेप्स थे वो उन दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आता है सामने बनारस सेशन में पहली बार। उसके बाद बनारस सेशन के बाद वैसे हम सब लोग जानते हैं होता है आपका अगला सेशन होता है सूरत में, और सूरत में स्प्लिट हो जाती है कांग्रेस आपकी 1906 में, 1907 में। तो ये जो है सूरत वाला जो सेशन होता है उससे जस्ट पहले वाला सेशन होता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं लखनऊ सेशन ऑफ 1916। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, लखनऊ में होता है। इसमें प्रेसिडेंट कौन था? इनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। और ये वाला जो सेशन है इंपॉर्टेंट क्यों है? जो स्प्लिट हो गया था इससे पहले मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, मॉडरेट्स जो है सिर्फ कांग्रेस डोमिनेट करने लगे और एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया कांग्रेस से, दोनों ही फिर अलग अलग काम करने लगे। तो उसके बाद शुरू हुआ आपका होम रूल लीग मूव। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड होता है आपका वर्ल्ड वॉर वन जो है आपका, जो 1914 में शुरू होता है, और इसका जो होम रूल मूवमेंट होता है, ये आपका इसका बैकग्राउंड है। और इसमें ये हुआ था कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हैं उनका वो फिर से यूनाइट हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका री एडमिशन हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट जो है कांग्रेस में वापस बुला लिए गए थे और वापस जुड़ गए थे, और इसके बाद से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, जो भी एक्शन लिया गया साथ में लिया गया। तो फिर इसके रीजंस क्या क्या थे, कि क्या क्या रीजंस थे कि एक्सट्रीमिस्ट को वापस ले लिया गया? तो सबसे पहली बात थी कि पुराने जो डिफरेंसेस थे उनको काफी ज्यादा समय हो गया था। अब सिचुएशन जो है नई थी, तो सिचुएशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट था कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अपने डिफरेंसेस को अलग हटा दें। और उन्होंने ये रियलाइज करा कि अलग होने की वजह से कांग्रेस जो है इनएक्टिव बन गई थी, काम नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आपके जो लीडर हैं एनी बेसेंट, एनी बेसेंट हैं, एंड लोकमान्य लोकमान्य तिलक जो थे, इन्होंने काफी सारा एफर्ट किया था दोनों ग्रुप्स को साथ में लाने का। जो तिलक जी थे उन्होंने अपनी जितनी भी वॉयलेंट एक्टिविटीज थी या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज थी उनको बंद करने का निर्णय लिया, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के माध्यम से दोनों को साथ में लाए। और इसके बाद एक और रीजन था कि आपके दो लीडर थे कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता। तो कांग्रेस के मॉडरेट ग्रुप में ये दो लीडर्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट को सबसे ज्यादा अपोज करते थे, उनको वापस जोड़ने में सबसे ज्यादा वो क्रिटिसाइज करते थे। तो यहां तक आते आते इनकी डेथ हो जाती है। तो उनको एक टाइप से रोकने वाला, एक्सट्रीमिस्ट को एक टाइप से स्टॉप करने वाला, फिर अब कोई क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं होता है, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वापस ले जाने चाहिए। तो ये इनके रीजंस होते हैं। और लखनऊ सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है उनके बीच में पैक्ट होता है कि ये दोनों भी अब साथ में अब ब्रिटिशर्स को फेस करेंगे। एंड इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग का जो पोजीशन होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और मुस्लिम लीग भी है वो डिसाइड करता है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं वो अब ब्रिटिशर्स के सामने साथ में रखे जाएंगे। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या क्या हुए थे। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है आपका कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। ये कब होता है? आपका 1924 में होता है। इसमें काफी सारे जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है। जैसे कौन कौन है ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ऐसे दंगे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद एंड नालिनी गुप्ता, इनको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों जेल में डाल दिया जाता है? क्योंकि उन पे आरोप लगाया ब्रिटिश सरकार है आरोप लगाती है कि साजिश का आरोप लगाती है, एक वायलेंट रेवोल्यूशन का, एक विद्रोह करने का आरोप लगाती है कि जिससे कि वो ब्रिटिश को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। इसके बाद एक आता है आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1929 में हुआ था, और यहां पे भी गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट पे सीधे सीधे अटैक करी थी। तो क्योंकि कम्युनिस्ट जो है उनको बहुत ज्यादा अपोज करती थी ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या होते थे? कैपिटलिस्ट होते थे।
उसके बाद हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो होता है, जो उत्तर प्रदेश होता है, उस टाइम पे इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। तो अलग अलग जगहों पे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था, अलग अलग जगहों में अपोज करने का, ब्रिटिश को अपोज करने का तरीका अलग अलग था। तो उत्तर प्रदेश में क्या था, नो रेवेन्यू कैंपेन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो और a call was given to zamindars to refuse to pay revenue to the government, and a call was given to tenants against the zamindars. तो यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस में नो रेवेन्यू कैंपेन के अंडर ऐसा था कि जितने भी टेनेंट हुआ करते थे जमींदारों के अंडर रहा करते थे, और जो जमींदार होते थे उनको बोला गया था कि ब्रिटिश को जो लैंड रेवेन्यू होता था उसके तहत उन्हें रेवेन्यू ना भरें। तो एक टाइप से इसकी मदद से सरकार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं जाने लगा। सिंस मोस्ट ऑफ द जमींदार्स वर द लॉयस्ट, कैंपेन बिकेम वर्चुअली अ नो रेंट कैंपेन। तो इसमें नो रेवेन्यू कैंपेन में क्या हुआ, जितने भी जमींदार होते थे वो सरकार जो है उनके चाहने वाले होते थे, उनके फेवर में होते थे। तो जमींदार ने ये वाली पॉलिसी नहीं फॉलो करी। फॉलो किसने करी, टेनेंट्स ने करी, और उन्होंने उनको जो जमींदार को टैक्स देना पड़ता था उन्होंने देने से मना कर दिया, और इस तरीके से ये नो रेवेन्यू से नो रेंट कैंपेन बन गया। और कहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आगरा में और रायबरेली में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नेशनल मूवमेंट में काफी किसान सभा मूवमेंट भी हुए थे। तो हम देखते हैं, आफ्टर 1857 रिवोल्ट अवध तालुकदार हैड गॉट बैक देयर लैंड्स एंड दिस स्ट्रेंथन देयर होल्ड ऑफ द तालुकदार और द बिग लैंड होल्ड ओवर द एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द प्रोविंस। तो 1857 के बाद क्या हुआ था, जितने भी बड़े जमींदार थे, जिनके तालुकदार थे, जिनकी जमीन ले ली गई थी, उन्हें वापस कर दिया गया था। नए तालुकदार वहां पे रख दिए गए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो निचले वर्ग के लोग होते थे, जो किसान होते थे, पेजेंट्स होते थे, उनका बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। और जितनी भी सोसाइटी थी, जो तालुकदार होते थे, उनकी उस पर पकड़ और मजबूत होने लगी। मेजॉरिटी ऑफ द कल्टिवेटर्स वर सब्जेक्टेड टू हाई रेंट्स, और जो भी उनके अंडर में रहते थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई रेंट उन पे लगाने लगे, उन्हें बेदखली करने लगे, अपनी जमीन से उन्हें भगाने लगे, और गैर कानूनी तरीके से उनसे पैसे लेने लगे, और फीस और नजराना जो हुआ करता था वो फिर से लेने लगे। और फर्स्ट वर्ल्ड, जो पहला विश्व युद्ध था, उसके समय पे क्योंकि खाने और पीने के जो दाम थे बहुत बढ़ गए थे, तो वहां के जो लोग थे अवध के, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी क्योंकि उनकी बेसिक जरूरतें नहीं पूरी होती थी। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज सेट अप इन February 1918। ये तो सबसे पहली किसान सभा थी यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। कब थी, February 1918 में। किसने एस्टैब्लिश करी थी, ये बहुत ध्यान में रखिएगा, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने। और मदन मोहन मालवीय जो थे और इस पूरे सभा को सपोर्ट करते थे। और जून 1919 में यूपी किसान सभा में लगभग 450 ब्रांचेस होती थी एंड अदर प्रोमिनेंट, और इसके प्रोमिनेंट लीडर्स और कौन कौन हुए होते थे, सिंगुरी सिंह होते थे, जिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र। ये आप नाम हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। और 1920 में बाबा रामचंद्र urged Nehru to visit these villages. During these visits, Nehru developed the contacts with villagers. उसके बाद अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनी। अभी तक यूपी किसान सभा थी। बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन नेशनलिस्ट स्लैंग, तो अलग अलग तरीके की फिर और किसान सभाएं बनने लगी। दे आस्क्ड द किसान्स टू रिफ्यूज टू टिल द बेदखली लैंड, नॉट टू ऑफर हरी एंड बेगार, boycott those who did not accept these conditions and solve their disputes through पंचायत्स। तो अवध किसान सभा में किसानों से बोला गया कि अगर उनके खिलाफ कोई शोषण हो रहा है या फिर गैर कानूनी तरीके से उनसे वसूली की जा रही है तो वो देने से बिल्कुल इनकार कर दें। अगर दिक्कत आती है तो पूरी किसान सभा उनके साथ में होती है। From the earlier forms of mass meeting and mobilization, pattern of activity changed rapidly in January 21
लूटिंग द बाजार हाउसेस ग्रेनरीज क्लैश विद द पुलिस। तो शुरुआत में क्या होता था, पूरी बहुत बड़े स्तर पे सभाएं होती थी और बड़े स्तर पे जुलूस निकाले जाते थे, लेकिन 1921 के बाद ये पूरा नेचर बदल गया। अब लोग क्या करते थे, लूटपाट बचाते थे, बाजारों को लूट देते, घरों को लूट देते थे, जितनी भी आपकी ग्रेनरीज हुआ करती थी जहाँ पे अनाज रखा जाता था उसको लूटते थे, और जो पुलिस होती थी उसके साथ भी भिड़ जाते थे। सेंटर ऑफ एक्टिविटी व प्राइमली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ कहाँ पे होता था ये, रायबरेली में, फैजाबाद में और सुल्तानपुर में। Movement declined soon, partly due to the government repression and partly due to passing of the अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट। ये ध्यान में रखिएगा, किसान सभा मूवमेंट आखिर में बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि सरकार अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट पास कर देती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में, जिसको कहते हैं एका मूवमेंट कहते हैं। तो हम देखते हैं 1921 के आखिर में आते आते पेजेंट डिसकंटेंट रीसरफेस्ड इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। तो जो किसान थे उनकी जो दिक्कतें थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। कौन कौन से रीजन्स में, हरदोई में, जैसे बहराइच में और सीतापुर में। और इनके रीजन्स क्या क्या थे, जो उनका किराया होता था जितना लेना चाहिए उससे 50 गुना ज़्यादा होता था, और जो ठेकेदार होते थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे, और शेयर रेंट जो है वो वहाँ पे काफ़ी चलता था। तो द मीटिंग ऑफ एका, और द इसे यूनिटी मूवमेंट भी कहते हैं, एका मूवमेंट इन्वॉल्व्ड अ सिंबॉलिक रिलीजियस रिचुअल इन विच द असेंबल्ड पेजेंट्स वाउड that they would pay only the recorded rent but would pay it on time, not leave the land when evicted, do nothing illegal, abide by the panchayat decision, refuse to do forced labor, give no help to criminal। तो इस पूरे मूवमेंट में होता क्या था, बस ये होता था कि अगर किसी से कोई गलत तरीके से या फिर ज़्यादा रेंट मांगा जाएगा तो किसान उतना एक्स्ट्रा नहीं देंगे, लेकिन जितना बनता है उतना ज़रूर देंगे, समय पे देंगे। और अगर ज़बरदस्ती निकालने की उन्हें कोशिश की जाएगी तो वो लोग अपनी ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो बेगारी है बेगारी नहीं करेंगे, और जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं क्रिमिनल्स को भी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो और जो लीडरशिप थी एका मूवमेंट की वो कहाँ से आई थी, वहाँ इस मूवमेंट का पूरे लीडर थे मदारी पाची और दूसरे लो कास्ट लीडर्स और जमींदार्स। और मार्च 1922 तक सीवियर रिप्रेशन बाय अथॉरिटीज ब्रॉट द मूवमेंट टू एन एंड। मार्च 1922 तक ये मूवमेंट खत्म हो गया। उसके बाद आता है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। दिस सभा वॉज फाउंडेड इन लखनऊ, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस लखनऊ में आई थी। कब, अप्रैल 1936 में। कौन व्यक्ति था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे, और जो एनजी रंगा है वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। अ किसान मैनिफेस्टो वाज इशूड एंड अ पीरियोडिकल अंडर इग्नू याग्निक स्टार्टेड। ये भी इंदु याग्निक जो थे ये अखबारों में अपने जो पब्लिकेशन होते थे उसमें इसका प्रचार करने लगे। और ऑल इंडिया किसान सभा एंड द कांग्रेस हेल्ड देयर सेशन इज फैजपुर इन 1936। ये भी ध्यान में रखिएगा। इन ऑल इंडिया किसान सभा या कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान, और ये कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने फैजपुर में 1936 में साथ में कांग्रेस की थी, मीटिंग करी थी। और इन्हों का जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस का, वो इससे काफी इन्फ्लुएंस्ड रहा है। 1937 में इलेक्शन हुए थे फिर से, उसमें कांग्रेस काफी अच्छे वोट्स उस टाइम पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, और जो उनका पॉलिसीज थी वो किसानों के बेसिस पे थी, तो उनके लिए ये। उसके बाद आता है मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस, आपका आता है 1918 में। ऑन जनवरी 28, 1980, बिस्मिल पब्लिश्ड अ पैम्फलेट टाइटल देशवासियों के नाम संदेश, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द पब्लिक विद दिस पोयम मैनपुरी की प्रतिज्ञा। In order to collect funds for the party, looting was undertaken on the 3 occasions.
Dixit was arrested. Dixit was arrested along with his other companion and was kept in the Agra fort, from which Dixit later fled and underground in Delhi. Criminal case was filed against them. It is known as the Mainpuri conspiracy case against the British king emperor. तो बेसिकली ये था, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्होंने एक पैम्फलेट, एक पब्लिकेशन पब्लिश किया जिसका नाम था देशवासियों के नाम, और इसमें एक पोयम थी मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तो इस पूरी पोयम से एक टाइप से वो लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आगाह करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये जो है इसके माध्यम से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे एक साजिश का नाम देके उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक और इंसिडेंट होता है, क्या, चौरी चौरा इंसिडेंट। कब? 1922 में Mahatma Gandhi abruptly called off the non-cooperation movement when February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chauri Chaura. 22 policemen were killed on that day. तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आखिर में आते आते चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसके बाद महात्मा गांधी जो है पूरा मूवमेंट खत्म कर देते हैं। पेजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। ये कब हुआ था, ध्यान में रखिए, 4 फरवरी 1922। ये कहां पर है चौरी चौरा? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद पुलिस एंड ओपन फायर। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोग शामिल हो रहे थे, उनके खिलाफ जब पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दी, तब जाके ये इंसिडेंट हुआ। अटैक्ड एंड सेट फायर टू पुलिस स्टेशन किलिंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स। तो यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा में, वहां पे आग लगा दी गई और अंदर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। The incident led to death of the 3 civilians and 22 policemen. Mahatma Gandhi, who was strictly against, halted the non-cooperation movement on 12 February 1922. तो चौरी चौरा मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है, ये रीजन बन गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हुआ क्या था? ब्रिटिश अथॉरिटीज डिक्लेयर्ड मार्शियल लॉ, several raids were conducted. Appalled at the outrage, Gandhi went on a 5-day fast at the penance for what he perceived as culpability in the bloodshed. In reflection, Gandhi felt that he had acted too hastily in encouraging people to revolt against the British Raj without sufficiently emphasizing on the importance of ahimsa, without adequately training the people to exercise द रिस्ट्रेंट ऑफ अटैक। तो इसके माध्यम से गांधी जी को लगा कि हो सकता है उन्होंने जल्दीबाजी कर दी हो एक मास मूवमेंट को लॉन्च करने में। उन्हें पहले लोगों को अहिंसा और नॉन वायलेंस का जो तरीका है वो सिखाना चाहिए था। उसके बाद गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, लेटर रिलीज्ड इन 1924 ऑन ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ। तो चौरी चौरा मूवमेंट का उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था और उन्हें जेल कर हो गई थी उन्हें 6 साल की। ऑन 12 फरवरी 1922 इंडियन नेशनल कांग्रेस हॉल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द चौरी चौरा ट्रेजेडी। उसके बाद आता है आपका काकोरी इंसिडेंट, या काकोरी ट्रेन रॉबरी भी कहते हैं। काकोरी जो है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह आती है। कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रॉबरी वॉज कंसीव्ड बाय, किसने ये प्लान करी थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, जो कि एचआरए के सदस्य थे, विच लेटर बिकेम द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए ही जो है वो आगे जाके एचएसआरए बन जाती है। Established to carry out revolutionary activities against the British Empire in India with the objective of achieving independence. Since organization needed money for purchase of new weapon, Bismill and his party decided to plunder the trail on one of the northern railway lines. तो ये पूरी ट्रेन रॉबरी क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो एचआरए है इन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ती थी। रॉबरी प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड बाय अशफाकुल्ला खान। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे ये ध्यान में रखिएगा? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी,
चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मानमठ गुप्ता, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, and Banwari Lal. One passenger was killed unintentionally. The judgment case trial of the session court was pronounced on 1927. Ram Prasad Bismil, Roshan Singh, Rajendra Lahiri were sentenced to hanging. सचिंद्र सान्याल वॉज गिवन लाइफ इसकी जो इम्प्रिजनमेंट, लिपि थी हंगर स्ट्राइक, और भाव इसके बाद चित्रात्मक जिन्हें लिपि जेल हुई थी। थी उन्होंने फिर जेल में ही हंगर स्ट्राइक करा. They were asked to wear the uniform in immediate protest and hunger strike. They had been charged with crimes against British rule. They should be treated as political prisoners and thus should possess the rights and amenities provided to political prisoners. तो जो उस समय उन्हें जेल हो गई थी, तो जेल में जाने के बाद जेल की जो खराब स्थिति थी उसके अगेंस्ट भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया. और लीगल डिफेंस फॉर द अरेस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज बाय प्रोवाइडेड बाय गोविंद बल्लभ पंत, ये इनके लॉयर थे. तो अब देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन से संबंधित क्या क्या चीजें करी हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदलाव आया या फिर क्या क्या कदम उठाए गए उत्तर प्रदेश में. तो सबसे पहले संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय जोनाथन डंकन, रेजिडेंट एट बनारस. कहाँ पे? बनारस में. कब? 1791, फॉर स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी. Designed to provide regular supply of qualified Indians to help the administration of the law in the company's court and knowledge of classical language and vernaculars, useful in correspondence with the Indian states. तो सबसे पहले बनारस में संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 1791 में. किसने किया था? जोनाथन डंकन ने. और इतने पहले जब इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होते थे उनका काम बस ये होता था कि किसी तरह इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लरिकल वर्क होता था उतना सिखा दें और वो इंडियंस जो है उतनी ही नॉलेज के साथ एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में हेल्प करें. उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 था, उसमें जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज अलॉट किए थे. 3 संस्कृत कॉलेज बनाए गए थे, एक कैलकाटा में, एक दिल्ली में और एक आगरा में. हंटर एजुकेशन कमीशन जो है इसके तहत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी. 1920 में गवर्नमेंट रिकमेंडेड सैडलर रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो जो सैडलर रिपोर्ट थी, इन द पीरियड 1916-19 7 न्यू यूनिवर्सिटी कैंपसेस केम अप एट मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, डक्का, लखनऊ एंड ओस्मानिया. तो सैडलर रिपोर्ट के हिसाब से और उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंस में 3 यूनिवर्सिटीज यहां पे आती हैं. और किस ईयर में? लगभग 1916 से 1921 के बीच में. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है. एंड आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, आपको हेल्प किया होगा, और इसको आप अपने रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं, और हो सके तो इससे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उनका नोट्स बना लीजिए. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू.